7 आजादी। अपने समय को नियंत्रित करना उच्चतम लाभांश धन भुगतान है। धन का सर्वोच्च रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, मैं आज जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हर कोई अलग है। लेकिन अगर खुशी में एक आम बात है, आनंद का एक सार्वभौमिक ईंधन, तो वह यह है कि लोग अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जब तक चाहें, करने की क्षमता अमूल्य है। यह धन द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम लाभांश है। एंगस कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। 1910 में जन्मे। उनका शोध उस उम्र के दौरान हुआ जब मनोविज्ञान उन विकारों पर अत्यधिक केंद्रित था जो लोगों को अवसाद, चिंता, सिजोफ्रेनिया जैसी चीजों पर ले जाते थे। कैंपबेल जानना चाहते थे कि किस चीज से लोग खुश होते हैं। उनकी 1981 की किताब द सेंस इन अमेरिका इस बात से शुरू होती है कि लोग आमतौर पर कई मनोवैज्ञानिकों की तुलना में अधिक खुश होते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे थे। और आप आवश्यक रूप से उन्हें आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर समूहित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से प्रत्येक श्रेणी में बहुत से लोग लंबे समय से नाखुश हैं। खुशी का सबसे शक्तिशाली सामान्य भाजक सरल था। कैंपबेल ने इसे संक्षेप में बताया, किसी के जीवन को नियंत्रित करने की एक मजबूत भावना होना हमारे द्वारा विचार की गई जीवन की किसी भी वस्तुनिष्ठ स्थिति की तुलना में भलाई की सकारात्मक भावनाओं का अधिक भरोसेमंद भविष्यवक्ता है। आपकी सैलरी से भी ज्यादा, आपके घर के आकार से भी अधिक, अपनी नौकरी की प्रतिष्ठा से भी ज्यादा। आप जो चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप करना चाहते हैं, उन पर नियंत्रण सबसे व्यापक जीवन शैली है जो लोगों को खुश करती है। पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य, और इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता, यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देने की क्षमता है। धीरे धीरे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक स्तर जो अव्ययित संपत्तियों से आता है, जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। धन की एक छोटी राशि का मतलब है कि जब आप बीमार हों तो बैंक को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता। यदि आपके पास वह क्षमता नहीं है तो उसे हासिल करना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा और मतलब यह है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद अच्छी नौकरी मिलने का इंतजार करना, बजाय इसके कि जो नौकरी मिल जाए उसे पहले ही ले लेना। वह जीवन बदलने वाला हो सकता है। 6 महीने के आपातकालीन खर्चों का अर्थ है अपने बॉस से भयभीत न होना, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपको नई नौकरी खोजने के लिए कुछ समय निकालना पड़े तो आप बर्बाद नहीं होंगे। अधिक का मतलब अभी भी कम वेतन लेकिन लचीले घंटों के साथ नौकरी लेने की क्षमता है। शायद कम यात्रा वाला, या आप इसके लिए भुगतान कैसे करेंगे, इसकी चिंता के अतिरिक्त बोझ के बिना किसी चिकित्सीय आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होना। फिर जब आपको आवश्यकता हो तब के बजाय जब आप चाहें तब सेवानिवृत्त होना होता है। समय और विकल्प खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग करना एक जीवन शैली लाभ है जिसका मुकाबला कुछ लग्जरी सामान कर सकते हैं। पूरे कॉलेज के दौरान मैं एक निवेश बैंकर बनना चाहता था। इसका केवल एक ही कारण था, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। वह एकमात्र ड्राइव थी और मैं 100% आश्वस्त था कि एक बार जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा तो मुझे अधिक खुशी होगी। मैंने अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजल्स में एक निवेश बैंक में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप हासिल की
और मुझे लगा कि मैंने करियर लॉटरी जीत ली है। यह वह सब है जो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले दिन मुझे एहसास हुआ कि निवेश बैंकर इतना पैसा क्यों कमाते हैं। वे जितना मैं जानता था उससे कहीं अधिक लंबे और नियंत्रित घंटों तक काम करते हैं, जिसे मनुष्य संभाल सकते हैं। दरअसल अधिकांश इसे संभाल नहीं सकते। आधी रात से पहले घर जाना एक विलासिता माना जाता था और कार्यालय में एक कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को वापस आने की जहमत न उठाएं। नौकरी बौद्धिक रूप से प्रेरक थी, अच्छा भुगतान करती थी और मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर जागता हुआ क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बन गया, जो इसे मेरे जीवन के सबसे दुखद अनुभवों में से एक में बदलने के लिए पर्याप्त था। यह 4 महीने की इंटर्नशिप थी। मैं 1 महीने तक चला। इसके बारे में सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे काम पसंद आया और मैं कड़ी मेहनत करना चाहता था। लेकिन जिस शेड्यूल पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उस पर कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद है, ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि आप जिस चीज से नफरत करते हैं उसे करना। इस एहसास का एक नाम है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मार्केटिंग प्रोफेसर बर्जर ने इसे अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि ड्राइवर की सीट पर उनका नियंत्रण है। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे अशक्त महसूस करते हैं। यह महसूस करने के बजाय कि उन्होंने चुनाव किया है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमने यह उनके लिए बनाया है। इसलिए वे ना कहते हैं या कुछ और करते हैं, भले ही वे मूल रूप से साथ जाने में खुश हों। जब आप स्वीकार करते हैं कि यह कथन कितना सत्य है, तो आपको एहसास होता है कि पैसे को ऐसे जीवन की ओर लगाना जो आपको वह करने देता है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, अविश्वसनीय रिटर्न देता है। डेरेक सिवर्स, एक सफल उद्यमी, ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा था जिसने उससे यह कहानी बताने के लिए कहा था कि वह कैसे अमीर बना। मेरे पास मिडटाउन मैनहट्टन में $20 का भुगतान करने वाली एक दिन की नौकरी थी। प्रति वर्ष न्यूनतम वेतन के बारे में। मैंने कभी बाहर खाना नहीं खाया और कभी टैक्सी नहीं ली। मेरे जीवनयापन की लागत लगभग 1,000 माह थी और मैं 1,800 माह कमा रहा था। मैंने 2 साल तक ऐसा किया और $12,000 बचाए। मैं 22 साल का था। एक बार जब मेरे पास $12,000 हो गए तो मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता था और पूर्णकालिक संगीतकार बन सकता था। मुझे पता था कि मुझे अपने जीवन यापन की लागत का भुगतान करने के लिए प्रति माह कुछ गिग्स मिल सकते हैं। तो मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने मित्र को यह कहानी सुनानी समाप्त की तो उसने और कहानी मांगी। मैंने कहा नहीं, बस यही था। उन्होंने कहा नहीं, जब आपने अपनी कंपनी बेच दी तो क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, इससे मेरे जीवन में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। वह बैंक में बस अधिक पैसा था। अंतर तब आया जब मैं 22 का था। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर देश है, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इसके नागरिक आज औसतन 1950 के दशक की तुलना में अधिक खुश हैं, जब संपत्ति और आय बहुत कम थी, औसत स्तर पर भी और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित। 140 देशों में 150
000 लोगों के 2019 गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 45% अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें पिछले दिन बहुत चिंता महसूस हुई। वैश्विक औसत 39% था। 55% अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें पिछले दिन बहुत अधिक तनाव महसूस हुआ। शेष विश्व के लिए 35% ने यही कहा। यहाँ जो हुआ उसका एक हिस्सा यह है कि हमने अपनी बड़ी संपत्ति का उपयोग बड़ी और बेहतर चीजें खरीदने के लिए किया है, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी छोड़ दिया है। ज्यादा से ज्यादा वे चीजें एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। 1955 में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित औसत पारिवारिक आय $29,000 थी। 2019 में यह $62,000 से कुछ अधिक था। हमने उस धन का उपयोग ऐसा जीवन जीने के लिए किया है जिसकी 1950 के दशक के अमेरिकी, यहाँ तक कि एक औसत परिवार के लिए भी शायद ही कल्पना की जा सके। औसत अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट से बढ़कर 2018 में 2436 वर्ग फुट हो गया है। औसत नए अमेरिकी घर में अब इससे अधिक बाथरूम हैं। रहने वाले हमारी कारें तेज और अधिक कुशल हैं, हमारे टीवी सस्ते और तेज हैं। दूसरी ओर हमारे समय में जो हुआ है वह बमुश्किल प्रगति जैसा दिखता है, और इसका बहुत सा कारण इस बात से संबंधित है कि अब हम में से अधिकतर लोगों के पास किस तरह की नौकरियां हैं। जॉन डी रॉकफेलर सभी समय के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक थे। वह एक वैरागी भी थे और अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताते थे। वह बहुत कम बोलता था, जानबूझकर खुद को दुर्गम बना लेता था, और जब आपका ध्यान उसकी ओर जाता था तो वह चुप रहता था। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभी रॉकफेलर के कान सुनता था ने एक बार टिप्पणी की थी, वह हर किसी को बात करने देता है जबकि वह आराम से बैठता है और कुछ नहीं कहता है। बैठकों के दौरान उनकी चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर रॉकफेलर अक्सर एक कविता सुनाते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओक के पेड़ में रहता था। वह जितना अधिक देखता था उतना ही कम बोलता था। वह जितना कम बोलता था उतना ही अधिक सुनता था। हम सब उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की तरह क्यों नहीं हैं? रॉकफेलर एक अजीब आदमी था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा निकाला जो अब लाखों श्रमिकों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियां लोड करना या बैरल हिलाना नहीं था। यह सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद, उसका वितरण योग्य वह नहीं था जो उसने अपने हाथों या यहाँ तक कि अपने शब्दों से किया था। यह वही था जो उसने अपने दिमाग में समझ लिया था। इसलिए उन्होंने अपना अधिकांश समय और ऊर्जा यहीं बिताई। दिन के अधिकांश समय चुपचाप बैठे रहने के बावजूद, जो अधिकांश लोगों को खाली समय या फुर्सत के समय की तरह लग सकता था, वह लगातार अपने दिमाग में काम कर रहा था, समस्याओं के बारे में सोच रहा था। यह उनके समय में अद्वितीय था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी कार्यों को अपने हाथों से करने की आवश्यकता होती थी। अर्थशास्त्री रॉबर्ट गॉर्डन के अनुसार 1870 में 46% नौकरियां कृषि में थीं और 35% शिल्प या विनिर्माण में थीं। कुछ ही पेशे कर्मचारी के मस्तिष्क पर निर्भर होते हैं। आपने नहीं सोचा, आपने बिना किसी रुकावट के मेहनत की और आपका काम दृश्यमान और मूर्त था। आज वह फ्लिप हो गया है। 38% नौकरियां अब प्रबंधकों, अधिकारियों और पेशेवरों के रूप में नामित की गई हैं। ये निर्णय लेने वाले कार्य हैं। अन्य 41% सेवा नौकरियां हैं जो अक्सर आपके विचारों के साथ साथ आपके कार्यों पर भी निर्भर करती हैं।
हम में से अधिक लोगों के पास ऐसी नौकरियां हैं जो 1950 के दशक के एक सामान्य विनिर्माण श्रमिक की तुलना में रॉकफेलर के अधिक करीब दिखती हैं, जिसका अर्थ है कि जब हम काम बंद करके फैक्ट्री छोड़ देते हैं तो हमारे दिन समाप्त नहीं होते हैं। हम लगातार अपने दिमाग में काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ऐसा महसूस होता है कि काम कभी खत्म नहीं होता। यदि आपका काम कार बनाना है तो जब आप असेंबली लाइन होंगे तो आप बहुत कम कर पाएंगे। आप काम से अलग हो जाते हैं और अपने उपकरण कारखाने में छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपका काम एक विपणन अभियान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णय कार्य, तो आपका उपकरण आपका सिर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता है। आप यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, जब आप रात का खाना बना रहे होंगे, जब आप अपने बच्चों को सुला रहे होंगे और जब आप सुबह 3 बजे तनावग्रस्त होकर उठेंगे। हो सकता है कि आप 1950 की तुलना में कम घंटों के लिए घड़ी पर हों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप 24/7 काम कर रहे हैं। द अटलांटिक के डेरेक थॉम्पसन ने एक बार इसका वर्णन इस प्रकार किया था: यदि 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक पोर्टेबल उपकरण है तो इसका मतलब है कि आधुनिक कारखाना बिल्कुल भी जगह नहीं है, वह दिन ही है। कंप्यूटर युग ने उत्पादकता के उपकरणों को कार्यालय से मुक्त कर दिया है। अधिकांश ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन पोर्टेबल सर्वोद्देशीय मीडिया निर्माण मशीनें हैं, सैद्धांतिक रूप से 2 वर्षों में उतने ही उत्पादक हो सकते हैं। अपराह्न मुख्य कार्यालय में, जैसे कि टोक्यो वेवर्क में, सुबह 2 बजे या आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में आपके समय पर नियंत्रण कम हो गया है। और चूंकि अपने समय को नियंत्रित करना खुशी को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, इसलिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि लोग ज्यादा खुशी महसूस नहीं करते हैं, भले ही हम औसतन पहले से कहीं अधिक अमीर हों। हम उसके बारे में क्या करें? इसे हल करना आसान समस्या नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग है। पहला कदम केवल यह स्वीकार करना है कि लगभग हर किसी को क्या खुशी मिलती है और क्या नहीं। अपनी पुस्तक 30 लेसन्स फॉर लिविंग में जेरोंटोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने 1000 बुजुर्ग अमेरिकियों का साक्षात्कार लिया, जो दशकों के जीवन के अनुभव से सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सबक की तलाश में थे। उन्होंने लिखा है, किसी ने नहीं, हजारों में से एक भी व्यक्ति ने नहीं यह कहा कि खुश रहने के लिए आपको अपनी मनचाही चीजें खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए यथासंभव कड़ी मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ने नहीं, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि कम से कम आपके आसपास के लोगों जितना अमीर होना महत्वपूर्ण है, और यदि आपके पास उनसे अधिक है तो यह वास्तविक सफलता है। किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने नहीं यह कहा कि आपको अपनी वांछित भविष्य की कमाई की शक्ति के आधार पर अपना काम चुनना चाहिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण मित्रता, अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनना और अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण असंरचित समय बिताना जैसी चीजों को महत्व दिया। आपके बच्चे आपका पैसा या आपके पैसे से जो कुछ भी खरीदते हैं उतना नहीं चाहते जितना वे आपको चाहते हैं। विशेष रूप से वे आपको अपने साथ चाहते हैं, पिल्मर लिखते हैं। इसे उन लोगों से लें जो हर चीज से गुजरे हैं। अपने समय को नियंत्रित करना धन द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। अब पैसे से मिलने वाले सबसे कम लाभांश में से एक पर एक छोटा अध्याय।